आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव और शाम के 4 बजते ही मैं आपके लिए लेकर आती हूं अपना ये लाइव शो हेलो मनी 9। आधे घंटे बात होती है कि आपके लिए पैसे को कैसे बचाया जाए, आप कहां निवेश कर सकते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े आपके सवालों का हम जवाब देते हैं और इनकम टैक्स पर हम फोकस करते हैं हर सोमवार को। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तैयारी आप भी कर रहे होंगे क्योंकि जुलाई जो महीना है ये होता ही है आईटीआर के नाम। कई टैक्स पेयर्स वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके होंगे और कुछ अभी भी करने की तैयारी कर रहे होंगे। असेसमेंट या 2023-24 के रिटर्न में कुछ बदलाव भी हैं। इनके फॉर्म में आपको कुछ नए शेड्यूल्स ऐड अप होते हुए नजर आएंगे। आपको किस इनकम को रिपोर्ट करना है, कैसे करना है, कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है, इन सब पर आज हम आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। और इसमें मदद करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल जी। नमस्ते विनोद जी, स्वागत है आपका मनी 9 में एक बार फिर से। शुक्रिया आज आपने वक्त निकाला। आई एम श्योर आपके पास बहुत सवाल आ रहे होंगे आईटीआर से जुड़े हुए और हम भी चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपसे लाइव सवाल पूछ सके। तो अगर आप विनोद जी से अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो देख लीजिए क्या होगा तरीका। आप हमें 3 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 9311121874। इसके बाद आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। अगर आप व्हाट्सएप और ईमेल नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब के टॉप चैट, ये राइट हैंड में आपको एक बॉक्स नजर आएगा जहां पे आप हमसे बात कर सकते हैं। सीधे विनोद जी से पूछे अपने सवाल। आज जुड़े हुए हैं इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े, आपकी जो भी उलझन है उसको दूर करने के लिए अपने सवाल को जितने क्लैरिटी से लिखेंगे उतने क्लैरिटी से हमारे एक्सपर्ट उसे समझकर उसका जवाब दे पाएंगे। तो प्लीज पूछिए अपने सवाल। आधे घंटे तक विनोद रावल जी मेरे साथ लाइव रहने वाले। विनोद सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सबसे पहले सैलरीड व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कौन कौन से बड़े बदलाव आपको नजर आ रहे हैं जिसके बारे में आप सैलरीड को कहेंगे कि आपको ये जानना चाहिए, ये चेंजेस हैं? नमस्कार मनी 9 के दर्शकों को मेरी नमस्कार। टैक्स का सीजन फिर से आ गया प्रियंका जी, आपके और हमारे लिए। और सैलरीड एम्प्लॉय इस वक्त बिल्कुल उलझन में है कि क्या क्या ऐसे बदलाव हैं जो उसको दिखाई दे रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो चेंज मुझे दिखाई देता है, क्योंकि सैलरीड क्लास जो है कुछ लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था और हमको याद है कि अमेंडमेंट किया गया था क्रिप्टो में। तो फॉर्म के अंदर जो चेंजेस किए गए, एक नया शेड्यूल जोड़ दिया गया है जिसके अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वो आपको रिपोर्ट करनी है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ और आपको कितना उसके ऊपर 30% टैक्स देना है। एक तो ये चेंज है। दूसरा, सैलरीड क्लास जो है, क्योंकि डोनेशन हमारे सभ्यता का हिस्सा है, हमारी संस्कृति है, हम दान देते हैं। तो दान जब आप देते हैं तो अब जो दान लेने वाला है वो एक रिटर्न फाइल करता है, जिसको उसने फाइल कर दिया और उसके साथ एक नंबर जनरेट होता है जिसको ARN कहा जाता है। तो जिस तरह से 26 AS में हमारा एडजस्टमेंट किया जाता था, उसी तरह से यहां पर 26 AS में अब आपकी डोनेशन की डिटेल भी आएगी जिसको कि वहां दिखाया जाएगा और ARN से आपको कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको ARN नंबर अपने डोनर से लेना है। उसके बाद तीसरा है कि अगर आपने अपना रिजीम चेंज किया, क्योंकि अब ओल्ड रिजीम नो रिजीम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हुए हमें करना है, तो उसके अंदर अगर आपने कुछ चेंज किया तो आपको पहले से डिक्लेयर करना है कि मैं पिछले साल इसमें था और अब मैं इसको चेंज करके दूसरे में आ रहा हूं। तो ये मेन 3 बड़े बदलाव हैं जो सैलरीड क्लास को इफेक्ट करते हैं और जिसका उनको ध्यान रखने की। तो इन 3 पर ही एक एक करके क्लैरिटी लेते हैं। सबसे पहले आपने बात की वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA के मामले में। अब इसको कैसे रिपोर्ट करना है, अगर इससे किसी को कमाई हुई है तो, और कौन सा ITR फॉर्म इस्तेमाल करें, किसी पर्टिकुलर ITR फॉर्म को इस्तेमाल करना है, और एक और टैक्स कैसे लगने वाला है इस पर? ITR 2 फॉर्म है इसके लिए, जिसके अंदर एक शेड्यूल दिया गया, शेड्यूल VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का शेड्यूल है, जिसके अंदर हमें कॉलम दिए गए हैं कई सारे कि आपने कब, मतलब आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, आपकी एक्विजिशन की कॉस्ट कितनी है, ये सब कॉलम्स को आपको भरना है शेड्यूल VDA के अंदर। ITR 2 फॉर्म है, इसका इस्तेमाल करना है सैलरीड क्लास को या जिसको भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स दिखाना है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये, और इसके अंदर कुछ चीजें मैं और बता दूं कि आप लॉस क्लेम नहीं कर सकते अगर आपको डिजिटल एसेट्स पर हुआ है, तो वो आपको छोड़ना होगा, आपको लॉस खुद ही बियर करना होगा। सरकार उस पर हिस्सा नहीं देगी किसी भी तरह का। और TDS तो आपका 1% कट ही रहा है, तो उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी से कमाई नहीं हुई है, बस उसे खरीदा है, अक्वायर किया है पर बेचा नहीं है, होल्ड कर रहे हैं, तब भी क्या शेड्यूल वीडीए में इसकी जानकारी देनी है क्या? जी नहीं। ओके। अगर आपने खरीदा है तो आपको कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये फॉरेन एसेट अगर है, ये अगर क्रिप्टो फॉरेन में ट्रेड हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है, तो आपके और आप उसका अकाउंट मेरे ख्याल से आप जब में लेने वाली ओके। हिस्सा है, तो मुझे ध्यान है कि मनी 9 चीजों को छोड़ती है। तो वीडीए जो है उसके अंदर आपको परचेज करने पर नहीं देने की जरूरत। ओके। एक और सवाल, थोड़े से आज विनोद सर के इंटरनेट में इशू हो रहा है, तो अगर हमें कोई सवाल रिपीट भी हम शायद करें विनोद सर, लेकिन अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट से हुई कमाई को रिटर्न में नहीं कोई टैक्स पेयर दिखाता है, तो क्या उस पर कोई एक्शन हो सकता है? कि अगर वो तो उसको 50% से लेकर के 200% तक की पेनल्टी उस पर लगाई जा सकती है, नॉन रिपोर्टिंग के। ओके, नॉन रिपोर्टिंग में 50% से 100% तक की पेनल्टी की बात कर रहे हैं। हम फिर से संपर्क करते हैं विनोद जी से। हम बात कर रहे थे वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए का एक शेड्यूल है ITR 2 के साथ, जिसे आपको भरना है अगर आपके पास ये क्रिप्टो करेंसी या कोई और वर्चुअल डिजिटल एसेट है तो, और इसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे तो 50% से 100% तक का जुर्माना। ये आपकी जो कमाई होगी उसका 50% या 100% तक का जुर्माना होगा विनोद सर? इस पर 50 से लेकर 200% तक का जुर्माना होगा। मेरी ओके। शायद आवाज में बंद हो गई थी, अगर आप अब सुन पा रही है तो 50% से लेकर 200% तक पेनल्टी। 100 नहीं, आप शायद 100 बोल रही थी, 200%। ओके, सो 50% से लेकर के 200% तक की पेनल्टी लग सकती है अगर वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को आपने नहीं दिखाया। शेड्यूल VDA करके ITR 2 के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट से कुछ भी कमाई की है, क्रिप्टो करेंसी से कमाई की है, तो उसको बताना ज़रूरी है। एक और बात जो यहाँ पे विनोद रावल हमारे साथ जो एक्सपर्ट है, उन्होंने ये बताया कि अगर आप बस होल्ड कर रहे हैं, आपने उसे बेचा नहीं है, तो फिर आप नहीं जानकारी देंगे तब भी चलेगा। अगर आपको लॉस हुआ है तब भी आपको इसकी जानकारी देनी है, इसका ख्याल रखिएगा। विनोद सर, क्योंकि आप वापस आ गए, मैं एक बार फिर से चाहूंगी आप इस सवाल का जवाब दीजिए। रिपोर्टिंग नहीं की, क्योंकि मैंने इसकी ठीक पहले गलत जवाब दिया था कि 100% रिपोर्ट अगर कोई नहीं करता है वीडियो शेड्यूल में, तब क्या होगा, क्या है सजा के प्रावधान? देखिए, अगर आप शेड्यूल वीडियो में अपनी इनकम रिपोर्ट नहीं करते तो ये एक तरह से नॉन रिपोर्टिंग माना जाएगा। इनकम टैक्स का इवेजन आप कर रहे हैं, तो इस पर सरकार 50% से लेकर 200%, मतलब 200% तक की पेनल्टी जो है उस इनकम पर लगाती है। टैक्स तो आपको देना ही पड़ता है, उसके साथ साथ आपको पेनल्टीज और ब्याज भी देने पड़ते हैं, जो बहुत भारी हैं। और मेरे ख्याल से आपको नहीं सोचना चाहिए कि आप ऐसा कुछ नॉन रिपोर्टिंग सोचें। तो आप जब रिटर्न फाइल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो टैक्सेस है वो ठीक से पे करें और शेड्यूल वीडीए को बिल्कुल ठीक से आपका भरा जाए। ओके, सो 200% तक का जो है वो पेनल्टी आपको अदा करनी पड़ेगी अगर आप इसे रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। एक और चीज़ जिसकी रिपोर्टिंग में बहुत गलती होती है वो है फॉरेन एसेट, और अगर इसकी भी रिपोर्टिंग आपने ठीक से नहीं की तो सिवियर पेनल्टी के साथ साथ जेल तक जाने के प्रावधान है। फॉरेन एसेट अगर कोई होल्ड करता है, चल और अचल संपत्ति दोनों के बारे में बताइए विनोद सर। देखिए, ये, हाँ, आपको याद होगा एक ब्लैक मनी एक्ट भारत सरकार लेकर के आई थी टैक्स इवेजन को रोकने के लिए। जो एसेट्स भारत से बाहर हैं और उन पर हमारा कंट्रोल जबकि नहीं है, और वो उनको रिपोर्टिंग करने का प्रावधान इनकम टैक्स के अंदर दिया गया था, और अगर कोई नहीं करता है तो 10 लाख रुपए तक की तो एनुअल पेनल्टी लगेगी। उसके साथ साथ मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 7 साल तक की सजा का प्रावधान बिल्कुल इसके अंदर है फॉरेन एसेट्स को नॉन डिस्क्लोजर पर। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और ये बहुत बड़ा इशू है। लोगों ने ध्यान नहीं दिया और सरकार इस पर बहुत नोटिस इशू कर रही है। ब्लैक मनी एक्ट के अंदर नोटिस आ रहे हैं, आप भी समाचार पत्र अगर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़े लोगों को आता है या बड़े बड़े जो लोग हैं उन्हीं के एसेट्स होते हैं। हमारे आपके भी बैंक अकाउंट्स बाहर है, सैलरीड क्लास के भी हो सकते हैं। आजकल बहुत लोग बाहर जाके, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो लोग जाते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो अगर आपने कोई बैंक अकाउंट खोला हुआ है बाहर, या आप फॉरेन शेयर्स खरीदते हैं, आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्योंकि ऐसा अलाउड है कुछ कानूनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ,
अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको शेड्यूल FA फॉरेन एसेट्स का शेड्यूल जरूर भरना है। तो ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए पुरानी बार से वो करते चले जा रहे हैं। अगर आप उसके अंदर फंस जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है और आपके 16 साल तक के इनकम टैक्स के केसेस जो हैं वो भी रीओपन किए जा सकते हैं। तो इट्स बहुत आसान नहीं है। हालांकि सेक्शन 148 अमेंड हुआ है पिछले साल और उसके बाद और ज्यादा सख्त हो गया, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल भी काले धन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है और ये इसको काले धन की तरह माना जाता है, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन एसेट्स। ओके, तो इसीलिए इससे उसका नाम ही बचिएगा। ब्लैक मनी एक्ट। बिल्कुल, ब्लैक मनी एक्ट के तहत जो है इसे आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मोटा जुर्माना, 10 लाख तक का जुर्माना, इससे ज़्यादा का जुर्माना भी लग सकता है। जेल के भी प्रावधान है अगर आप विदेश में आपके पास संपत्ति है उसे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो। ATG के तहत डोनेशन पर टैक्स छूट क्लेम करने के लिए अब आपने शुरुआत में ही बताया एक डोनेशन रेफरेंस नंबर जो है वो देनी होगी। ये क्या है, इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझाइए, और टैक्स पेयर को क्या जानना चाहिए इसके बारे में जब वो रिटर्न भर रहे हैं। देखिए, सरकार ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, फॉर्म 10BD है, जो ट्रस्ट और सोसाइटीज जिनको हम डोनेशन देते हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो किसी भी तरह के धार्मिक स्थान है, उसमें मस्जिद भी हो सकती है, उसमें चर्च भी हो सकती है, या कुछ ऐसी NGOs हैं जो चैरिटी के लिए काम करती हैं। अगर वो आपसे डोनेशन लेती हैं और आप 2000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन करते हैं तो पहली बात वो सिर्फ बैंकिंग चैनल से किया जा सकता है, और दूसरी बात वो जो संस्था है अब उनको पूरे डोनर्स की लिस्ट पैन नंबर के साथ या इनकम टैक्स के पोर्टल पर जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं उनको एक 10BD रिटर्न है वो फाइल करना होता है। और 10BD जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हर डोनर के लिए एक डोनेशन रेफरल नंबर जनरेट होता है। ओके, वो डोनेशन रेफरल नंबर आपको फॉर्म 26AS में भी आता है, तो आप वहां से भी उसको यूज कर सकते हैं। वो अगर 26AS में नहीं आ रहा है तो आपने जिनको डोनेशन दिया उनसे कहिए कि वो उसको ठीक करें और आपका नंबर वहां पर आए, तभी आपको ATG का रिबेट मिलेगा। नहीं तो आपको अगर रेफरल नंबर आप नहीं देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये एक तरह से ऐसा प्रावधान है जैसे आप FD पर आपका ब्याज कटता है, आपका TDS कटता है, सिमिलरली सैलरी पर आपका TDS कटता है। और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर ये पूरी रिपोर्टिंग होती है। और 26AS जो अभी तो चल रहा है, कुछ सुनने में आया था कि इसके बाद इसको रिप्लेस कर देंगे, बट स्टिल इट इज इस साल के लिए है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं और ये वहां रिपोर्ट होगा। आपका वहां पर आ गया है तो आप वहां चेक कर सकते हैं। इस बार ये लेट आया होगा क्योंकि इसकी लास्ट डेट 30 जून थी, सरकार ने 1 महीने के लिए एक्सटेंड की थी। तो अब आप चेक कर सकते हैं आपने जो डोनेशन दिया था वो आपके AIS में और उसमें लेटेस्ट अपडेट हो गया है, आप उसको चेक कर सकते हैं 30 जून के बाद। तो ये है डोनेशन का, क्योंकि इंटरकनेक्ट कर दिया था कि आप फेक रिसीट्स का जो इशू रेज होता था डिपार्टमेंट को वेरीफाई करना पड़ता था। एक्चुअली सरकार पेपरलेस काम करना चाहती है। सरकार चाहती कि कोई कागज की जरूरत ना पड़े, तो आपका जहां आपने दिया वहां से वेरीफाई हो गया, तो सरकार को उस रसीद की जरूरत ही नहीं है जो आपको मिली थी, तो आपको उसके साथ ये चीजें वहां से मिल जाएंगी। बिल्कुल, एक पारदर्शिता लाने के लिए, और इसका गलत इस्तेमाल विनोद जी ने जैसा कहा कि लोग करते थे, फेक रसीद दिखाना, उसके नाम पर ATG के तहत छूट ले लेना, उसको बिल्कुल कैंसिल करने के लिए कि ऐसा कोई कर ही नहीं पाए, ये कदम उठाया गया है। चलिए अब हम दर्शकों के सवाल लेते हैं। हम दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी विनोद जी से इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, नए बदलावों के लिए ही नहीं, अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो भेजिए अपने सवाल, व्हाट्सएप कीजिए हमें 9311211874 पर, ईमेल कीजिए money9@tv9.com पर, यूट्यूब पर भी राइट हैंड पे टॉप चैट बॉक्स हमारा खुला हुआ है जिसमें आप अपने सवाल लिख सकते हैं। चलिए अब अभिलाष सिंह जी का सवाल लेते हैं। ये सवाल इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा था और अभिलाष हमसे पूछ रहे थे कि इंट्राडे ट्रेडिंग से हुई इनकम को किस ITR फॉर्म में दिखाना रहता है और इसमें उन्हें क्या-क्या जानकारी देनी होगी। अभिलाष जी, धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। और मेरे ख्याल से आपके तरीके से और बहुत लोगों को फायदा होगा, क्योंकि इंट्राडे भी सैलरीड क्लास जो है वो करते हैं और उससे पैसा मुनाफा कमाते हैं। तो देखिए, अगर आप इसको बिल्कुल इंट्राडे कर रहे हैं तो आप जो है आपको प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस प्रोफेशन के अंदर जाना होगा और आपको ITR 3 फाइल करना होगा। ITR 3 के अंदर जाकर के एक अलग से इंट्राडे का प्रॉफिट और इंट्राडे की टर्नओवर, ये दोनों कॉलम ऐड कर दिए गए हैं वहां पर। प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस प्रोफेशन का जो शेड्यूल है उसके सबसे लास्ट में नीचे जो है आ गई हैं दोनों, तो आप वहां पर अपना प्रॉफिट दिखाइए। ITR 3 फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। और उसमें क्योंकि अब आप एक तरह से बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे जो है
वो बिजनेस प्रोफेशन की तरह आप चूज करते हैं, क्योंकि आप डेली इस ट्रांजेक्शन को करते हैं और जिस काम को रोज किया जाए उसको एक तरह से बिजनेस की तरह ट्रीट होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके, तो आपके लिए ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी और इसीलिए आपके लिए ITR 3 जो है वो सही फॉर्म रहेगा। ITR 3 में आपको फाइल करना होगा अपना रिटर्न। प्रफुल्ल परिहार का सवाल लेते हैं। प्रफुल्ल ने हमें बताया है कि वो विदेश की एक MNC कंपनी में काम करते हैं, इन्हें ESOP के ज़रिए कंपनी के स्टॉक्स मिले हैं और ये कंपनी जो है US में, अमेरिका में लिस्टेड है। क्या इन्हें अपने ITR में से बताना होगा, उन्हें कौन सा रिटर्न फॉर्म भरना होगा? ये मुझे तो यही समझ में आ रहा है विनोद जी कि ये इनकी फॉरेन एसेट मानी जाएगी। आप बिल्कुल ठीक समझ रही हैं प्रियंका जी, क्योंकि आप भी अब चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम नहीं रही हैं। तो आप इतने सालों से सब करते करते समझ गई हैं। तो ये गलतियां बहुत सारे एम्प्लॉइज करते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे गलतियां करते हैं और इसकी बहुत ज्यादा उनको सजा भुगतनी पड़ती है। सिचुएशन ये है कि आपके फॉरेन में आपको शेयर्स मिले, वहां के जो भी डीमैट अकाउंट है या जो भी वहां स्टॉक्स के लिए अकाउंट क्रिएट किया जाता है, ये स्टॉक्स वहां रहते हैं, तो ये आपका फॉरेन एसेट है, बिल्कुल ये वहां पर रखा हुआ है और आपको ये फॉरेन एसेट आपके फॉरेन एसेट्स के शेड्यूल में, शेड्यूल FA में दिखाना होता है। और जब आप इसको बेचें तो इस पर जो प्रॉफिट हो उस पर अपना जो ड्यू टैक्स है वो दीजिए। डबल टैक्स अवॉइडेंस का आपको बेनिफिट मिल सकता है, DTAA में कैलकुलेट कीजिए। अलग एक उसके ऊपर एक सब्जेक्ट है। पर अभी जो आपका क्वेश्चन है कि मुझे ये एसेट दिखाना है, बिल्कुल मैं 100% कहूंगा कि इसको दिखाना है और मैं अपने आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को कहूंगा कि ये गलती मत कीजिएगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं, हम लोगों के पास आते हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, इस पर नोटिस आ जाता है तो बहुत हैवी पेनल्टीज हैं। प्लीज उसका ध्यान रखिए और इससे बचने की कोशिश कीजिए। और थैंक यू प्रफुल्ल जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा तो आपने शायद बहुतों का आज भला कर दिया होगा इस क्वेश्चन। बिल्कुल। वैसे थैंक यू सर, आपने मुझे कहा CA आप लोग जितनी पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन आप लोगों से बात करते करते मेरी समझ काफ़ी बढ़ गई है। थैंक यू सो मच। विनोद सर, हमने आज जो हम शेड्यूल्स की बात कर रहे हैं, जैसे अभी प्रफुल्ल को आपने कहा कि उनको शेड्यूल फॉरेन एसेट में ये इसकी जानकारी देनी होगी, शेड्यूल VDA की हमने बात की, कैपिटल गेन्स होता है तो शेड्यूल CG है। जब इन शेड्यूल्स को भरते हैं तो कोई पेपर तो किसी को अटैच नहीं करना होता है ना, उसमें बस आपको अपनी कमाई, डेट ऑफ एक्विजिशन जैसी जानकारी, कब आपने बेचा, कब खरीदा, ये बताना होता है। जरा इसके बारे में रोशनी डालेंगे? बिल्कुल कोई पेपर अटैचमेंट नहीं है, ये बिल्कुल अटैचमेंट के बिना ये पेपर फाइल होते हैं, इसमें किसी तरह का कोई पेपर अटैचमेंट नहीं होता है और कोई है ही नहीं, प्रोविजन ही नहीं है किसी भी तरह का अटैचमेंट का। आपको डिटेल भरनी है। आप देखिए प्रियंका जी, धीरे धीरे सरकार डिजिटाइज होती जा रही है, डाटा डिजिटाइज होता जा रहा है। अभी आपकी रिटर्न जो है वो प्रीफिल होके आ रही है। आप AIS के थ्रू सारी की सारा डाटा सरकार के पास पहले से पहुंच जाता है। इसी तरह से आपका जो डेट ऑफ एक्विजिशन है, 2018 के बाद से आप जो शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनकी डेट्स भी सरकार के पास है, क्योंकि वो डीमैट के थ्रू सब डिटेल्स वहां जा रही है इलेक्ट्रॉनिक डाटा से। तो अब आपके पैन नंबर से या आधार से ये कनेक्टेड है, क्योंकि पैन और आधार इंटरकनेक्टेड है, दोनों कनेक्ट करवा लिए सरकार ने। 2 दिन पहले डेट उसकी भी खत्म हो गई है। तो अब बचे नहीं है ज्यादा लोग जिनका आधार और पैन कनेक्टेड नहीं हो, तो आप आधार से ट्रांजैक्शन करें या पैन से करें, दोनों तरह से सरकार के पास सूचना है। मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल ये गलती मत दिमाग में पालिए कि सरकार के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सरकार के पास पूरी इंफॉर्मेशन है। सरकार चाहती है कि आप उसको अपने आप से डिक्लेयर करें। सेल्फ डिक्लेरेशन पे कोई पेपर अटैचमेंट करने की किसी तरह की जरूरत नहीं। यानी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी जानकारी सरकार के पास हमारे पैन के जरिए पहुंच जाती है। इसीलिए ये गलती ना करें कि सरकार को क्या पता चलेगा, अगर मैंने कुछ छुपा भी लिया तो सरकार को सब पता चल जाएगा।